दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आप पढ़ेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक लॉक का व्यक्तिवाद। दोस्तों जॉन लॉक एक समझौतावादी विचारक है जिसने व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते के द्वारा राज्य के उत्पत्ति की बात स्वीकार की है। लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो लॉक के दर्शन में सर्वत्र व्यक्तिवाद का तत्व दिखाई देता है। वह मानता है कि व्यक्ति द्वारा अपने हितों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य का निर्माण किया गया है। साथ ही राज्य एक साधन मात्र है जो व्यक्ति के अधिकारों, स्वतंत्रता आदि की रक्षा के लिए है। व्यक्तिवाद क्या है? तो व्यक्तिवाद का मूल ये है कि इसके केंद्र में व्यक्ति होता है। व्यक्ति को साध्य मानकर उसके विवेकशीलता और स्वतंत्रता में विश्वास किया जाता है। तो एक प्रकार से देखने पर यही बात सामने आती है कि लॉक के विचारों में भी सभी जगह इसी बात की पुष्टि होती है। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लॉक का व्यक्तिवाद या लॉक्स इंडिविजुअलिज्म। दोस्तों लॉक के विचारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व उसकी व्यक्तिवादिता है। लॉक के विचारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व उसकी व्यक्तिवादिता है। इस संबंध में एक विचारक हैं वाहन का कथन है कि लॉक की व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु का आधार व्यक्ति है। वाहन का मानना है कि लॉक के दर्शन में या लॉक के विचारों में प्रत्येक वस्तु का आधार व्यक्ति है और प्रत्येक वस्तु को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी प्रभुता सुरक्षित रहे। तो कुल मिलाकर हम जान सकते हैं कि लॉक के विचारों का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व उसकी व्यक्तिवादिता है, यानी उसके विचारों में सर्वत्र यह बात परिलक्षित होती है कि प्रत्येक वस्तु का आधार व्यक्ति है। वास्तव में देखा जाए तो लॉक ने जिस व्यवस्था की कल्पना की है उसका केंद्र बिंदु व्यक्ति है। एक प्रकार से जब हम लॉक के विचारों को या लॉक के दर्शन को पढ़ते हैं दोस्तों, तो हम समझ सकते हैं कि लॉक ने जिस व्यवस्था की कल्पना की है उसका केंद्र बिंदु व्यक्ति या इंडिविजुअल है। इसमें इसके साथ ही उसने व्यक्ति की असीमितता और व्यक्ति के प्रभुत्व का प्रतिपादन नहीं किया है, बल्कि उसने राज्य के साथ साथ व्यक्तियों पर भी कुछ सीमाएं और कुछ शर्तें आरोपित की हैं। तो कुल मिलाकर वो अपने विचारों में असीमितता और निरंकुशता का समर्थन नहीं करता है, बल्कि हर जगह सीमित शासन या सीमित व्यक्तिवाद का प्रतिपादन करता है। अब आइए देखते हैं लॉक के विचारों में व्यक्तिवाद के तत्व कहाँ कहाँ हैं और किन रूपों में वो हमको परिलक्षित होते हैं। तो पहला बिंदु ये है कि लॉक के दर्शन में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य स्वयं साध्य नहीं है। लॉक के दर्शन में दोस्तों ये बात स्पष्ट की गई है कि राज्य स्वयं साध्य नहीं है, बल्कि उसका अस्तित्व व्यक्ति के हित अथवा कल्याण के लिए है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो राज्य साध्य नहीं बल्कि साधन है, क्योंकि राज्य का निर्माण या उसका अस्तित्व व्यक्ति के हित और कल्याण के लिए हुआ है। अर्थात राज्य का निर्माण व्यक्तियों के हितों के संरक्षण और उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है। इसलिए राज्य एक साधन है और ये व्यक्तिवाद की भी मान्यता है कि व्यक्ति साध्य होता है, साधन नहीं। यहाँ पर उसी प्रकार से राज्य साध्य नहीं है और वो एक साधन के रूप में है व्यक्तियों के हित और कल्याण के लिए। तो यहाँ पर लॉक का व्यक्तिवाद पूरी तरह से मुखरित होता है। दूसरा बिंदु ये है दोस्तों कि लॉक के विचारों से ये निष्कर्ष निकलता है कि राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसे व्यक्तियों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है। लॉक के विचारों में व्यक्तिवाद का जो दूसरा तत्व है उसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि जब वो कहता है कि राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसे व्यक्तियों ने अपने हितों और उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है। लॉक जो है वो थॉमस हॉब्स द्वारा प्रतिपादित निरंकुश राज्य सत्ता का विरोधी है और लॉक के दर्शन का आधार ये है कि व्यक्ति और उसके अधिकार हैं और इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए राज्य का निर्माण हुआ है। तो कुल मिलाकर लॉक के दर्शन का आधार व्यक्ति और उसके अधिकार हैं, यानी स्वतंत्रता, जीवन और अधिकारों की बात जो वो करता है उसके दर्शन का आधार है और इसमें वो राज्य को एक यंत्र या साधन मानता है
जिसके द्वारा व्यक्ति अपने हितों और अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी प्राप्त करता है। तीसरा बिंदु देखते हैं दोस्तों, लाक के व्यक्तिवादिता से संबंधित। तो लाक का उद्देश्य व्यक्ति के स्वतंत्रता की रक्षा करना और राज्य की मनमानी को रोकना था। लाक के दर्शन का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के स्वतंत्रता की रक्षा करना और राज्य के मनमानीपन या उसके निरंकुशता को रोकना है। इसी कारण वो मानता है कि व्यक्ति की इच्छा से ही राज्य और समाज का जन्म हुआ है। लाक व्यक्ति के स्वतंत्रता और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य के मनमानी को प्रतिबंधित करना चाहता था। इसी कारण लाक का मानना है कि व्यक्ति की इच्छा से ही राज्य और समाज का जन्म हुआ है और राज्य के अधिकार भी इसी कारण बहुत सीमित रखे गए हैं। जब आपने उसके लाक के सामाजिक समझौता सिद्धांत में पढ़ा था कि व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकारों का समर्पण नहीं किया था, बल्कि कुछ सीमित अधिकार उसने राज्य को दिए थे, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को, और कई सारे अधिकार अपने पास रखे थे। तो लाक कहता है कि राज्य के अधिकार भी इसी कारण बहुत सीमित हैं और इन अधिकारों का दुरुपयोग होने पर व्यक्तियों को राज्य के विरोध का अधिकार है, जो कि लाक के व्यक्तिवादी होने का प्रमाण है। तो कुल मिलाकर लाक व्यक्ति के स्वतंत्रता और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य के ऊपर नियंत्रण लगाने की बात करता है और वो अंत में एक जगह ये भी कहता है कि यदि राज्य को जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का मनमानीपूर्ण प्रयोग या उसका दुरुपयोग करता है तो व्यक्तियों को राज्य के विरोध का भी अधिकार है। और ये वो तत्व है जो लाक को व्यक्तिवादी घोषित करता है। चौथा बिंदु है लाक के व्यक्तिवाद का कि लाक मानता है राज्य का प्रादुर्भाव व्यक्ति के अधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ है। लाक के दर्शन में आपने देखा था कि व्यक्तियों को प्राकृतिक अवस्था में भी कुछ अधिकार प्राप्त थे और ये अधिकार थे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार, जो कि राजनीतिक समाज या राज्य और शासन की स्थापना के बाद भी वो अधिकार व्यक्तियों के पास ही रहते हैं और राज्य का निर्माण इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया गया था। तो लाक मानता है कि राज्य का प्रादुर्भाव या निर्माण या प्रारंभ जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है और इन अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की शक्ति पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। लाक जो प्रतिबंधों की व्यवस्था करता है तो कुल मिलाकर वो व्यक्तियों के हित और व्यक्ति के कल्याण के लिए ये बात करता है, इसलिए उसके विचारों में व्यक्तिवाद का तत्व प्रमुख रूप से दिखाई देता है। मैक्सी एक विचारक हैं। मैक्सी का कथन है दोस्तों कि लाक का कार्य राज्य की सत्ता को ऊपर उठाना नहीं बल्कि उसके प्रतिबंधों का प्रतिपादन करना है। तो वो व्यक्ति के स्वतंत्रता और अधिकार की बात करता है और उसके साथ राज्य की सत्ता को भी प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है और ये उसके व्यक्तिवाद का प्रमाण है। पांचवा बिंदु है दोस्तों कि लाक के दर्शन में व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता सर्वोपरि है। लाक को उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है और उदारवाद का मूल तत्व व्यक्ति की स्वतंत्रता है। लाक के दर्शन में सभी जगह व्यक्ति और उसके स्वतंत्रता की बात की गई है, इसलिए वो राज्य के संप्रभुता शब्द का प्रयोग भी नहीं करता है। लाक व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता की बात करता है और उसके दर्शन में व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता सर्वोच्च है, इसलिए वो कहीं भी राज्य की संप्रभुता या सॉवरेनिटी शब्द का प्रयोग नहीं करता है और राज्य को वो संप्रभु राज्य भी नहीं मानता है। लाक का सबसे महत्वपूर्ण जो विचार है राज्य के संबंध में, वो राज्य को एक बहुत बड़ी लिमिटेड कंपनी से अधिक कुछ और नहीं मानता है। राज्य एक बड़ी लिमिटेड कंपनी से अधिक कुछ नहीं है और वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते हुए ऐसा कहता है क्योंकि राज्य के पास केवल उतनी ही शक्ति है जितनी व्यक्तियों ने उसे दी है और ये तत्व भी लाक द्वारा उसके दर्शन में व्यक्तिवाद के तत्वों को प्रतिपादित करता है। अगला बिंदु है दोस्तों, लाक ने शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है, जिसमें वो कहता है कि विधायी, कार्यकारी और जो न्यायिक कार्य हैं
उन तीनों में पृथक्करण होना चाहिए और किसी भी कार्य में या किसी के कार्य क्षेत्र में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता है और न ही विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक कार्य में एक ही प्रकार के या एक ही व्यक्ति को तीनों कार्यों को या तीनों अधिकारों को नहीं देना चाहता है। इसका सीधा संबंध व्यक्ति के स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा से होता है, क्योंकि माना यह जाता है कि अगर जो किसी व्यक्ति के पास विधायी और न्यायिक कार्य दोनों एक साथ हों या विधायी और न्यायिक शक्तियां दोनों ही एक साथ होती हैं तो उससे वो बनाए गए विधि और कानूनों की व्याख्या अपने ढंग से करके व्यक्ति के स्वतंत्रता और अधिकारों को रोक सकता है या उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसीलिए लॉक ने शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए, व्यक्ति के स्वतंत्रता और अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए राज्य के जो विधायी, सरकारी, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्य हैं इनको एक दूसरे से पृथक करने की बात भी कही है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि लॉक धर्म के संबंध में भी व्यक्तिवादी धारणा का प्रतिपादन करता है। धर्म के संबंध में लॉक की धारणा व्यक्तिवाद से प्रेरित है। वह धर्म को व्यक्तिगत वस्तु मानता है और व्यक्ति को अंतःकरण के अनुसार पूजा एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। साथ ही लॉक मानव के विवेक और सहज बुद्धि में विश्वास करता है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, उसे किसी भी कार्य को करने के लिए अपने विवेक पर निर्भर होता है। तो ये व्यक्तिवाद का मूल तत्व है और लॉक भी ये मानता है। तो दोस्तों इससे स्पष्ट होता है कि लॉक ने व्यक्ति को अपनी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाया है। लॉक ने अपनी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु व्यक्ति को बनाया है और सर्वत्र उसके विचारों में, उसके दर्शन में व्यक्तिवाद ही प्रभावी दिखाई देता है। व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण और राज्य का सीमित नियंत्रण उसके राज दर्शन का प्रमुख उद्देश्य है। लॉक के दर्शन का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों जैसे स्वतंत्रता, संपत्ति आदि का संरक्षण और राज्य का सीमित नियंत्रण उसके राज दर्शन का उद्देश्य है। इसी कारण बारकर कहते हैं कि लॉक में व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा स्वीकार करने वाली तथा सुधार चाहने वाली महान भावना थी। बारकर का मत है कि लॉक में व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा स्वीकार करने वाली तथा सुधार चाहने वाली महान भावना थी। डनिंग ने उसके व्यक्तिवादी विचारों की राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया है। डनिंग का मानना है कि लॉक के जो व्यक्तिवादी विचार हैं राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में लॉक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन लॉक जो है दोस्तों व्यक्तिवाद का समर्थन करते हुए वो पूरी तरह से निरंकुश व्यक्तिवाद या व्यक्तिवादी संप्रभुता की, व्यक्ति के संप्रभुता की बात नहीं करता है, बल्कि उस पर कुछ नियंत्रण और प्रतिबंध भी लगाता है। जैसे वो जब राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को क्रांति या विरोध का अधिकार देता है तो उसमें भी वो कहता है कि इससे मतलब बहुमत की आधार पे जो विरोध का अधिकार है वो होना चाहिए और एक बड़े वर्ग के अधिकारों का हनन हुआ हो, या फिर वो कहता है कि राज्य की स्थापना जिन अधिकारों को संरक्षित करने के लिए हुई है अपने उद्देश्य को करने में वो सफल नहीं होता है, तभी व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार है। तो कुल मिलाकर लॉक के विचारों में व्यक्तिवाद सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन वह व्यक्तिवाद को अतिरंजित नहीं करता है, न तो उसके अति की बात करता है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो लॉक हर जगह सीमित और एक शांतिपूर्ण व्यवस्था की बात करता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपने इस वीडियो में जाना लॉक का व्यक्तिवाद या लॉक्स इंडिविजुअलिज्म क्या है, लॉक के विचारों में व्यक्तिवाद के तत्व किन किन रूपों में दिखाई देते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।